बहुत बहुत नमस्कार क्लास 9th के स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। आज हम बहुत ही तगड़ा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर बहुत ही जानदार, मालदार, शानदार चैप्टर है। और अगर ये चैप्टर पढ़ लेते हो ना भाई, एक बहुत ही तगड़ी बात बता देता हूँ, ये चैप्टर आप पढ़ लेते हो तो क्लास 9th का केमिस्ट्री तो अच्छा होगा ही, 10th का भी अच्छा होगा, 11th का भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक केमिस्ट्री है, ये आना ही चाहिए। ये केमिस्ट्री का ABCD यहां से स्टार्ट हो जाता है, एक तरह से आप समझ सकते हो, क्योंकि यहीं से आप सारा कुछ समझना स्टार्ट करोगे। अगर ये फाउंडेशन है केमिस्ट्री का, अगर ये आपको नहीं आएगा ना, तो भाई फिर आपका केमिस्ट्री वीक हो जाएगा। फिर आगे चल के आप कहोगे सर कैसे केमिस्ट्री पढ़े जो 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। अरे भाई ये पहले आप क्लियर करो, आप बेसिक का फाउंडेशन पहले क्लियर करो। और भाई क्लास 9th का लगभग ये पहला वीडियो है मेरे चैनल पे। कारण इसका कि हम ज़्यादातर बोर्ड पर ही फोकस करते थे, जो बोर्ड एग्जामिनेशन पर, और 11th-12th को ज़्यादातर पढ़ाते थे, और नीट को और जेई वाले को। लेकिन 9th वाले का इतना कमेंट आ गया, मेरा भाई पूरा भर गया कमेंट सेक्शन। इसीलिए आप लोग के डिमांड पे ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसीलिए हम ये चैप्टर पहले स्टार्ट कर रहे हैं। और सुन लीजिए, 1 शॉर्ट वीडियो होगा, मतलब ये जो है अभी तो पार्ट बाय वीडियो बनेगी, पार्ट वाइज। लगभग आप समझ लीजिए तो ये मैं इसको चैप्टर को 3 पार्ट में कंप्लीट करूंगा, 3 लेक्चर में, ठीक है। लेकिन क्या करूंगा, इसको पार्ट वाइज भी डाल दूंगा, और ये वीडियो को ना 1 शॉट बनाकर भी डाल दूंगा। कैसे? ये 3 वीडियो बनाया ना, इसको एक में मिला दूंगा और 1 शॉट वीडियो कर दूंगा, क्योंकि 1 शॉट वीडियो ज़्यादातर स्टूडेंट को मतलब देखना पसंद करते हैं, वो पूरा वीडियो वॉच करते हैं। और बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता रहता है प्लेलिस्ट, तो उनके लिए हम एक 1 शॉट वीडियो इसका बना दें। थोड़ी सर्दी है, इसीलिए बीच बीच में खांसी होता रहेगा, उसके लिए माइंड मत कीजिएगा। हाँ, मैं बोल रहा था 1 शॉट वीडियो में इसका बना ही दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए इसका। तो आइए बहुत ही जानदार, मालदार, शानदार चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ खोल कर बैठिए क्लास करने के लिए। पेन और नोटबुक निकाल लीजिएगा, और जो मैं बता रहा हूं वही नोट्स बनाइएगा, तगड़ा है, मजा आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैंने अपने बारे में बताई नहीं मेरा नाम है विजेतानंद, और आप देख रहे हैं आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए धीरे धीरे, आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो धीरे धीरे जान जाइएगा हमको, टेंशन कोई बात नहीं की। चलिए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, अगर ये हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें सबसे तगड़ी बात आपको समझनी चाहिए कि सर एटम्स क्या होता है। सबसे पहली बात है, सबसे बेसिक बात है। और सर इसकी हिस्ट्री क्या है क्योंकि बुक में आप देखिएगा, NCERT में या आपका जो कोई भी पब्लिकेशन का बुक होगा उसमें देखिएगा, तो पहले हिस्ट्री के बारे में बात किया हुआ है। हिस्ट्री के बारे में तो मैं हिस्ट्री थोड़ी बात कर लेता हूँ। सुनो, सबसे पहले एटम के बारे में बोलने वाले हमारे भारत के ही एक फिलोसफर थे, और भी थे, हम बात करेंगे। तो भारत के एक फिलोसफर थे जिनका नाम था जिनका नाम था महर्षि कणाद। इनको मतलब इन बहुत सारी बुक में इनको क्रेडिट नहीं दिया जाता, लेकिन देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बार तो इन्होंने ही एटम्स के बारे में बताया कि भाई होता आखिरकार क्या है, ठीक है ना। भले पूरी स्पष्ट जानकारी नहीं दी, लेकिन पहली बार चर्चा तो किए यार, बहुत बड़ी बात हो सकती है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इन्होंने बोला था, महर्षि कणाद ने, उन्होंने एक गोल्ड का फॉयल लिए, यानी सोना, एक गोल्ड का मेटल लिए, उसको तोड़ना स्टार्ट किए। तोड़ते 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 एक ऐसा समय आ गया जहां से वो उसको तोड़ ही नहीं पा रहे थे, उस कण को। तो उन्होंने उसको नाम दे दिया कण। उनको क्या नाम दे दिया? कण, ठीक है ना। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप इसको तोड़ ही नहीं सकते, उनको उन्होंने कण नाम दे दिया। क्या? कण, ठीक है। एक हमारे थे डेमोक्रिटस जी, उन्होंने बताया कि बस जो महर्षि कणाद बताया वही वो भी बताए, कि आप कोई भी एलिमेंट लो उसको तोड़ना स्टार्ट करो, तोड़ते तोड़ते आप एक ऐसे पोजीशन पर पहुंच जाओगे कि उसको आप तोड़ नहीं पाओगे। उनको उन्होंने एटम बोल दिया। महर्षि कणाद ने कण बोला, इसीलिए उनका नाम कणाद पड़ गया, कण से उनका नाम कणाद आया है, ठीक है। ये हिस्ट्री थी कुछ। भाई एटलीस्ट वो पहली बार डिस्कस तो किए,
हम क्या, हमारा क्या, हम तो भाई कुछ चीज़ जानते नहीं। हम लोग को जो आज साइंटिस्ट लोग बता के गए हैं वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्या आज तक मैंने या आपने कोई एक नया रूल आपने दिया है? भले उसने आपने बस थोड़ा उसके बारे में डिस्कस भी किया है। कोई ऐसा लॉ जो आज तक इन्वेंट ही नहीं हुआ, आज तक डिस्कवर ही नहीं हुआ, कर पाए हो? नहीं किए। इसीलिए बहुत ही तगड़ी बात है कि पहली बार कोई एटम के बारे में बात किया। सोच सकते हो, तो बहुत ही बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इसीलिए इनके बारे में पढ़ा जाना चाहिए। तो मैंने आपको हिस्ट्री बता दिया एटम के बारे में। अब बात आती है कि एटम होता क्या है। आंख, दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ खोल के बैठिए, इधर उधर नहीं देखना है। आइए समझते हैं कि एटम्स क्या होता है। एटम्स क्या होता है? देखो भाई, जो मैं लिखा रहा हूं वही लिखना, बहुत ही तगड़े में मैं लिखाऊंगा, ठीक है? वही बोल रहा हूं, नोट्स यहीं से बनाना, ठीक है? क्या होता है देखो, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of an element which takes part in a, मैं बोर्ड पर स्लो लिखता हूं तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा, which takes part in a chemical reaction। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। मतलब एटम वो होता है किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वही एटम होता है। कोई एक एलिमेंट का जो एटम होगा वो सारे का प्रॉपर्टी सेम होगा। जैसे एक आयरन का मेटल हम ले लिए, सपोज ये आयरन का है, तो इसके अंदर जितने एटम होंगे सारे आयरन के होंगे, और सारे आयरन के एटम का प्रॉपर्टी गुण है वो इक्वल होगा, समान होगा। एकदम सही बात है सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। वही बात मैं बोल रहा हूं कि एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है, जो ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। यही एटम ही भाग लेता है केमिकल रिएक्शन में। बताऊंगा धीरे धीरे जब ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तो इसके बारे में आपको बढ़िया से जानकारी प्राप्त होगी। ओके, फिर बोल रहा हूं, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, आंख सब कुछ खोल के बैठिए। ओके, चलिए एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, बहुत सारा है भाई, सोडियम, पोटासियम, ठीक है, मैग्नीशियम, etc। ऑल्दो ये एलिमेंट है, एलिमेंट का सिंबल है, लेकिन हम एटम को भी ऐसे ही लिखते हैं। अभी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? अब समझिए, अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अभी इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, आगे आने वाले वीडियो में इसके बारे में और डिस्कस होगा। अभी मैंने आपको बेसिक बात बता दी है कि एटम्स होता क्या है। एटम्स किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। वही छोटा कण किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, वही मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एक मिनट में पानी पी लूं जरा, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए अब आगे बढ़े। ओके, देखो, ग्रुप ऑफ, इसका डेफिनेशन लिखिएगा, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स, may be same or different, may be same or different, are chemically bonded together known as molecules। बता रहा हूं, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ग्रुप होता है,
दो या दो से अधिक एटम्स का ग्रुप होता है, वो सारे एटम्स या तो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। अगर वो केमिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उनको मॉलिक्यूल्स बोला जाएगा। क्या, एक बार और बता दूं, मतलब ये दो या दो से ज्यादा एटम्स का ग्रुप होता है, वो एटम्स या तो पूरे एटम सेम हो सकते हैं या वो सारे एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, और अगर वो केमिकली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो वही मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल H2O, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल और हो गया भाई अपना हो गया NH3, ठीक है, और एग्जाम्पल हो गया CH4, ये सारा मॉलिक्यूल्स है। और भी हो सकता है, सेम वाला ले लेते हैं N2O2, ठीक है, F2 etc, ये सारा मॉलिक्यूल्स है। क्या भाई, है ना। अब बताता हूं मैं आपको, बताता हूं। देखो ये देखो, ये सेम है कि अलग अलग है। ये हाइड्रोजन इसमें अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो ये अलग अलग एटम से मिलके बना हुआ है। ये देखो, ये जो है दोनों नाइट्रोजन के एटम से ही मिलके बना है। तो ये भाई, ये क्या है, ये सेम एटम से मिलके बना है और ये डिफरेंट एटम से मिलके बना है। तो ये दोनों है मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मॉलिक्यूल्स ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, कि या तो सेम हो सकते हैं एटम्स या डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसको मॉलिक्यूल्स ही बोलेंगे। एग्जांपल देता हूं, और ये भी भाई ये भी जो है ना सबसे छोटा कण ही होता है। मैं बताता हूं, जैसे वाटर ले लो आप, देखो सपोज ये आपने वाटर रख रखा है, ठीक है, अब ये पूरा वाटर है। मैं बोलूंगा इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट मतलब हाँ यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ये वाटर अगर है तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो वाटर ही होगा भाई, वाटर ही तो होगा। क्योंकि देखो ये तो मैं अगर और एक्सप्लेन करके आपको बताना चाहूँ तो ये पूरी तरह से वाटर से ही तो मिलके बना होगा। वाटर 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 वाटर, तो मैं कहूँगा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इसका, तो आप कहोगे ये H2O है। तो यही तो मॉलिक्यूल्स होता है, क्या यही तो मॉलिक्यूल्स होता है। तो आई होप आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। बाकी का एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन होगा, टेंशन मत लीजिए, होगा। ठीक है, इसके बारे में बढ़िया से और डिस्कस करेंगे भाई। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है, सेल्स होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हम मतलब फाइंड कर सकते हैं किसी एटम में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे, सिंबल कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सारा कुछ बात करेंगे। अभी तो बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्लास में मज़ा दिलवाना मेरा काम है। ठीक है, और यहाँ आप आए हो तो समझ के जाओगे। अगर यहाँ पर अगर आपको एटम्स मॉलिक्यूल समझ नहीं भी आया होगा ना, थोड़ा आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आने वाले वीडियो में तो बहुत क्लियर हो जाएगा। जब हम पूरी तरह से अच्छे तरीके से बात करेंगे तब तो आपको क्लियर करवा दूंगा ना बच्चे अच्छे तरीके से। तो अभी तो भाई मतलब 5-10 मिनट बताया हूँ एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में। अगर नहीं भी समझ आया ना तो अगले वीडियो में भाई डेफिनेटली आ जाए, क्योंकि वहाँ तो एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे तरीके से। बस अभी इंट्रोडक्शन दिया हूँ। बोलो, ये समझ आया? नोट करो पहले, उसके बाद इसको मिटाते हैं और कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं कि एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं एक दूसरे से, हाउ एटम्स कंबाइंस। तो उसके लिए हमारे प्राउस्ट जी जो है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए। क्या? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आपके क्लास में, तो वो मैं बता देता हूं। आपको पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना है आपको। दूसरा चीज आपको पढ़ना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ, अच्छा ऑफ नहीं लिखा ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। भाई ये दो चीज आपको पढ़ना है।
अभी दोनों के बारे में ऐसा एक्सप्लेन करूंगा ना, कसम से बता रहा हूं, ऐसा एक्सप्लेन करूंगा जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये चीज की गारंटी मैं देता हूं। 6 साल से पढ़ा रहा हूं, भले मेरा उम्र कम है, लेकिन मैं जब क्लास 10th में था ना तो 10th वाले को पढ़ाता था उस समय, तो एक्सपीरियंस है 6 साल का। मैं बता रहा हूं कि ऐसा बताऊंगा जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये मैं पूरा एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं ये बात, ठीक है, पक्का, टेंशन मत लो। देखो कैसे बताता हूं, टेंशन काहे ले रहे हो भाई, डोंट वरी, विजेता सर इज हियर। ओके, पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। भले हम बोर्ड पर स्लो लिखे लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको बढ़िया से समझा के ही जाऊंगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दूं, क्योंकि मैं ऐसे अगर बता दूंगा कहेंगे सर, बच्चे कहेंगे ए सर क्या 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 सर, ए सर डेफिनेशन लिखा हुआ है। भाई मैं लिखाता हूँ, सारे बच्चे को खुश करना है ना, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ना बिना डेफिनेशन के भी समझ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कमज़ोर हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए सारा कुछ लिखाना पड़ेगा। चलो लिखाता हूँ, देखो, इन एन केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन द total mass of the reactant will always equal to total mass of the product। बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट, इन केमिकल रिएक्शन mass can't be destroyed। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में भी काम देगा। हाँ तो भाई गुर्दा दिल फेफड़ा सब कुछ खोल के रखें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा होगा केमिकल रिएक्शन क्या है। भाई 2 मिनट दे दो भाई, 2 मिनट समझाता हूं, बताता हूं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। बस पहले डेफिनेशन तो समझ लो। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड जितना मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड भी होगा। खोपड़ी में गई नहीं गई दिखाता हूं, रुको भाई। सपोज A प्लस B ये 2 एलिमेंट है या सब्सटेंस है, रिएक्शन किए और रिएक्शन करने के बाद C आपको बना के दिए, सॉरी मान लो A भी बना के दिए, चलो मान लेते हैं। अब मानो मैंने A जो है वो 20 ग्राम लिया था, B जो है 30 ग्राम लिया था। अब यहां पर जो है ना वो हमको 50 ग्राम देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलाकर आपको क्या कितना वजन हो रहा है? 20 30 कितना हो गया? 50 ग्राम हो गया। हाँ सर 50 ग्राम हो गया। इधर आओ, इधर भी 50 ग्राम हो गया। अब सुनो सुनो, ये क्या है? ये है एरो। ये क्या है? एरो, तीर है। तीर का जो पिछवाड़ा आपको दिख रहा है, सुन रहे हो? तीर का जो पिछवाड़ा दिख रहा है, पिछवाड़ा, उसको हम बोलते हैं, इधर वाला जो एलिमेंट है तीर का जो पिछवाड़ा साइड है इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको रिएक्टेंट साइड बोलते हैं। बोलो बच्चे, रिएक्शन के सॉरी यार थोड़ा तबीयत खराब है, क्या कर सकते हैं। ये है भाई प्रोडक्ट साइड। सुनो, वो एलिमेंट्स या वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं तो वो रिएक्टेंट होगा। वो एलिमेंट्स या वो प्रोडक्ट जो रिएक्शन के बाद बने हैं, फॉर्म हुए हैं, तो उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तीर का पिछवाड़ा जो रहता है वो हमारा रिएक्टेंट रहता है। तीर का जो मुंडी रहता है, मुंडी उधर जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है। भाई समझ में आ गया? हाँ सर, तो वही बोल रहा है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही बोल रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये केमिकल रिएक्शन है, बताऊंगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड जितना वजन होगा कोई भी एलिमेंट्स का, उतना ही वजन प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए।
तभी जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता है, और ऐसा होता ही है, होना ही चाहिए। समझ में आ गया? अगर कहीं पर रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों का वजन बराबर नहीं है तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करवाने के लिए दोनों मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना पड़ेगा बैलेंस करके, वो बताएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोनों बराबर हो गया 50-50, तो वही तो है भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही तो है। रिएक्टेंट साइड जितना वजन होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। इधर 50 है, इधर भी 50, अगर इधर टोटल मिला के 30 होता तो इधर भी टोटल मिला के 30, इधर 20 होता टोटल मिला के तो इधर भी 20 होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होगा। खत्म। और वही बोला कि केमिकल रिएक्शन में मास डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अगर आप 50 ग्राम लिए और रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के बाद 50 ग्राम ही होगा, मास कभी भी लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इधर भाई रिएक्टेंट शायद 50 ग्राम है, इधर 40 ग्राम आ गया, ऐसा नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन में मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इसको छापिए। उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर जाते हैं। इसका एग्जांपल भी बता दे। अरे भाई वो सब बात कर लेंगे, ठीक है। वन शॉट में ना एक वीडियो का कंप्लीट करना एक तरह से, तो सारी बातें तो हम नहीं कवर कर सकते ना। बस यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको बता दिया हूँ, आप समझ मतलब जाओगे। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं, तब तक नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब बताता हूं ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो टेंशन, फिर से बोल रहा हूं भाई, मुझे तो हंसी भी आती है कभी कभी कि भाई इतना इजी टॉपिक बच्चे के ब्रेन में नहीं जा पाता है यार। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके ब्रेन में वो बातें नहीं गई? मैं क्यों खड़ा हूं यार? मैंने बताया ना कि ऐसे तरीके से बताऊंगा जिंदगी में ये बात आपके खोपड़ी से बाहर निकल ही नहीं सकती, क्योंकि आप जो जिस जगह पे आए हो बहुत अच्छा जगह है ये, मतलब बहुत ही सही जगह पे आप आए हो ये चीज़ को समझने के लिए। लॉ ऑफ, दूसरा हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए भाइयों, छटपट मत कीजिए, पहले बोल रहा हूँ, भूई भाई मत कीजिए कि जल्दी जल्दी पढ़ाइए, ऐसा नहीं, ठीक है। आराम आराम से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर को हम 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, लेकिन आप तक ये वीडियो आएगा तो वो पूरा तीनों को मिलाकर आएगा, वन शॉट में आएगा। तो टेंशन किस बात का ले रहे हो आप? टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन मेरे को देने का, टेंशन आपको नहीं लेने का, ठीक है। टेंशन मेरे को देने का। चलिए अब हम बहुत ही तगड़ी बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। अरे भाई इसको मैं इधर रख लूँ। हाँ, बहुत ही तगड़ी बात करने जा रहे हैं, वो है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लिखिएगा, अ केमिकल कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट्स present in the fixed ratio by mass, fixed ratio by mass। एक मिनट भाई, मैंने डेफिनेशन सही लिखा कि नहीं? हाँ, केमिकल कंपाउंड आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स डेट आर प्रेजेंट इन, ओके ठीक ही है, चलिए ठीक है, आप समझिए। केमिकल कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। चलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है भाई, कंसेप्ट समझिए। डेफिनेशन को मतलब उतना वैल्यू नहीं देना है। अगर डेफिनेशन क्या क्या रहा है, मतलब वो टॉपिक क्या कह रहा है, ये समझ गए तो डेफिनेशन तो अपन खुद से भी बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अ केमिकल, पहले देखिए सुनिए, धैर्य बनाए रखिए, हुलबुल मत कीजिए, भूई भाई मत कीजिए। दिमाग आपका हौलाना नहीं चाहिए इधर उधर, बस थोड़ा स्थिर रहिए, पेशेंस रखिए और एकदम 5 मिनट बस आत्मसमर्पण होकर यहाँ पर ध्यान दीजिए, समझ जाओगे आप, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। अ केमिकल कंपाउंड्स मेड अप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास। मुझे पता है ये बात
मात्र 10% स्टूडेंट को ही समझ आई होगी। तो टेंशन मत लीजिए, देखिए आप कैसे समझ आते हैं। मैंने बोला कि कोई भी कंपाउंड है, मान लीजिए आपके पास वाटर है। क्या बोला? मान लीजिए आपके पास वाटर है यानी H2O है। जिन बंधुओं को वाटर का केमिकल फार्मूला नहीं पता तो वो मैं लिख दिया हूँ H2O होता है, ठीक है। तो आइए बात पर गौर करते हैं। आपको यहाँ पर वाटर दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है वाटर। तो आप क्या करो ना, क्या करो आप 3 लोटा ले लो। लोटा जानते हो? हाँ सर वही लोटा जिसको लेकर सर सभी लोग जो है खेत में दौड़ते हैं गांव में। सर कैसी बात कर रहे हो? हाँ तो भाई मैं वही बात कर रहा हूँ। 3 लोटा ले लो आप। क्या कर लो? 3 लोटा ले लो। लाइट कट गई क्या? अरे भैया ये क्या हो गया? लाइट कट गई भाई, टाइम देना पड़ेगा। अब रुक जाओ भाई मैं इसको बना लूँ। थोड़ा लाइट कट गया है, अब लाइट भी कट ही जाएगी। वोल्टेज इतना कम हो गया, मुझे एक बार चेक करने दो। बहुत हद तक लाइट कट गई होगी। हाँ पता है। ठीक है तो मैं इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ। हाँ आ गई, लाइट आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद लाइट आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं गांव में रहता हूँ जिसकी वजह से लाइट प्रॉपर नहीं आती है, ठीक है। तो आइए फोकस कीजिए यहाँ पे। फोकस ऑन योर गोल नॉट ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। या 3 लोटा ले लिए आप, वही लोटा जिससे लोग खेत में जाते हैं सुबह सुबह, ठीक है। 3 लोटा ले लिया। अब क्या किया, ये लोटा में वही पानी भरा जब सुबह सुबह लोटा लेके जब जाता है उधर। हाँ समझ गए। तो उसमें वो वाला पानी भर लिया हमने, ठीक है। चलो मैंने इसमें हैंडपंप वाला पानी भर लिया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। इस वाला लोटा में मैंने नदी का पानी भर लिया। चलो नदी का पानी भर लिया, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। इसमें हमने नदी का पानी भर लिया। ये वाला लोटा में मैंने नल का पानी भर लिया। किसका? नल का पानी भर लिया। तुम आई, मैंने ये तीनों पानी भरा, अलग अलग जगह से भरा ना पानी। तीनों पानी अलग अलग जगह से भरा है ना। ये मैंने हैंडपंप का पानी लिया, ये मैंने नदी का पानी लिया, ये मैंने नल का पानी लिया। लिख देता हूँ चलो। हैंडपंप ये मैंने कहाँ का लिया? ये मैंने रिवर का लिया पानी, ये मैंने टैप वाटर लिया। चलो मान लेते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए, मैं आप ही को देख रहा हूँ। हाँ तो इसका जो केमिकल फार्मूला होगा ये वाटर का, इसका भी H2O ही होगा, इस वाले का भी H2O ही होगा, इस वाले का भी H2O ही होगा। बताओ इस बात से तो आप क्लियर हो? ये तीनों लोटा में जो पानी रखा हुआ है तीनों का केमिकल फार्मूला H2O ही होगा। चाहे इस लोटा में वो पानी है जिससे लोग पिछवाड़ा धोने जाते हैं सुबह सुबह, उसमें भी जो वाटर होगा उसका केमिकल फार्मूला H2O ही होगा। और जो नदी में जो पानी है उसमें जो मैंने लोटा में भी भरा हुआ है उसमें जो वाटर होगा उसमें भी। ए भाई ज़्यादा जोश में आ गया मैं, मेरा थोड़ा ढक्कन गिर गया नीचे। तो जो नदी का पानी मैंने इसमें भरा है इसका भी केमिकल फार्मूला H2O ही होगा। मैंने जो नल वाला पानी भरा इस लोटा में इसमें भी जो केमिकल फार्मूला होगा वो H2O ही होगा। बोलो मेरी बातों को, आपके ब्रेन खोपड़ी सब में जा रही है आपकी बात? मेरी बात, आपकी बात नहीं, आपकी बात तो मैं नहीं जानता, मेरी बात जा रही है। हाँ बस अगर इतना आप समझ गए ना, क्लियर है, सब कुछ समझ गया। बस एक पॉइंट और बचा है कि आप दुनिया में कहीं से भी कोई चीज़ ले आओ, कोई कंपाउंड ले आओ, दुनिया में आप कहीं से भी कोई भी पानी ले आओ, उस पानी का जो केमिकल फार्मूला होगा वो तो सेम होगा। अब मैं वाटर का अगर मैं बात करूं तो वाटर H2O होता है और इसमें जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। अभी यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है बताओ भाई? 2 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन का वजन मैं बात कर रहा हूँ। एक हाइड्रोजन का वजन यानी मास
कितना होता है एक हाइड्रोजन का मास? 1 ग्राम। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है मेरे बच्चा, बता दो मेरा बेटा? 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन का वजन 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का वजन कितना बताओ भाई? 2 ग्राम होगा ना, तो मैं लिख दूंगा 2 ग्राम। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाइड्रोजन का वजन। ऑक्सीजन का वजन, ऑक्सीजन के एक एटम का वजन 16 ग्राम होता है। ऑक्सीजन के एक एटम का वजन 16 ग्राम होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 16 ग्राम। अब देखो देखो, अगर इसको कट करेंगे तो कितने टाइम्स कट करेगा? 1 टाइम ये और ये 8 टाइम। रेशियो कितना बना? 1:8 बना भाई। बोलो बोलो, मास का रेशियो कितना बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना हुआ? 1:8। तो ये 1:8 जो वैल्यू है ना, वो दुनिया का कोई भी पानी ले आओ, दुनिया का कोई भी पानी ले आओ, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा, जो वजन का रेशियो होगा, जो मास का रेशियो होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। चाहे आप पानी पिछवाड़ा धोने वाला ले आओ, चाहे पानी जो लोग खेत में ले जाते हैं ना, वो समझ रहे हो, वो वाला पानी ले आओ, चाहे नल का पानी ले आओ, चाहे नदी का पानी ले आओ, चाहे समुद्र का पानी ले आओ, चाहे कहीं से भी पानी ले आओ, हैंडपंप से ले आओ, या चाहे आप नाला का पानी ले आओ, कहीं का पानी ले आओ, लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, उसका जो मास का रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा। यानी इसका रेशियो फिक्स होगा। वही बात यहाँ पे बता रखा है, फिक्स्ड रेशियो बाय मास। यानी कोई भी केमिकल कंपाउंड है, वो अगर जो एलिमेंट से मिलके बना है, वो एलिमेंट जो उसमें प्रेजेंट होंगे, उस एलिमेंट का जो मास वाला रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। कहीं से भी ले आओ आप, कहीं से भी ले आओ आप, यही बात मैं बोल रहा था। एक बार और बता दूं, एक दूसरा बात बता दूं, जैसे अमोनिया का एक बता देता हूं। मैं यहीं पर लेक्चर को आज का रुकूंगा, आज का लेक्चर यहीं पर रुकूंगा। हाँ, आपको जब तक ये वीडियो मिलेगा तब तक ये 1 शॉट में ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेरे को ना, मैं ये वीडियो को 3 पार्ट में कंप्लीट करूंगा, लेकिन आप तक जब पहुंचेगा तो ये पूरा रहेगा, ये पूरा 1 शॉट में ही रहेगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जैसे अमोनिया का ले लो, NH3 केमिकल फार्मूला होता है। मैं अमोनिया का केमिकल फार्मूला NH3 कैसे लिख रहा हूँ, ये भी आप टेंशन मत लीजिए, ये भी इसी चैप्टर में मेरे को सिखाना है, तो अच्छे से सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अमोनिया, देखो अमोनिया में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। एक नाइट्रोजन का जो एटम होता है उसका वजन होता है 14 ग्राम। एक हाइड्रोजन का वजन होता है 1 ग्राम, तो 3 हाइड्रोजन है तो कितना होगा वजन? बोलो ना भाई, 3 ग्राम। रेशियो क्या बना मास का? 14:3 बना। तो जो अमोनिया का कोई भी आप मॉलिक्यूल उठा लो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो होता है वो 14:3 होता है। दुनिया में आप कहीं से भी अमोनिया को ले आओ, कहीं से अमोनिया को ले आओ, तो उसमें जो अमोनिया यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो जो बनेगा 14:3, आप कहीं से भी अमोनिया ले आओ, ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगी। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड आप उठा लो, कहीं से भी उठा लो, उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो जो है हमेशा उनका जो मास होता है वो फिक्स्ड रेशियो में होता है। बस यही बात यहाँ भी लिखा हुआ है, यही बात मैंने आपको बता भी दी। कोई भी एलिमेंट उठा लो आप कैल्शियम कार्बोनेट उठा लो, कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैल्शियम, जो कार्बन और जो ऑक्सीजन का मास का रेशियो होगा वो कहीं से भी चेंज नहीं होगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप क्या करो, ताजमहल से कैल्शियम कार्बोनेट ले आओ, संगमरमर का बना हुआ है ना, ताजमहल से ले आओ या कहीं और से ले आओ, और दोनों में आप उसका मास का रेशियो निकाल के देखो, दोनों में जो आएगा, जो ताजमहल वाला संगमरमर में आएगा वो दूसरा वाला संगमरमर का भी आएगा, दोनों का मास का रेशियो। तो वही बात मैं बता रहा था कि भाई आप कोई भी केमिकल कंपाउंड ले रहे हो, कोई भी कंपाउंड ले रहे हो, उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका जो मास का रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बोला था कि आप पेशेंस रखोगे तो आपको ब्रेन में मैं ये बात डाल ही दूंगा, ठीक है। चलिए अब नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए भाइयों, ज़्यादा बड़ा लेक्चर तो नहीं था, और सुन लीजिए, अगर आपको एटम और आपको मॉलिक्यूल्स समझ नहीं आया, आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स समझ नहीं आया,
तो आप टेंशन किस बात का ले रहे हो, मेरे को ये बताओ। टेंशन मत लीजिए, अभी आने वाला जो लेक्चर है, मैं 3 लेक्चर में ये कंप्लीट करूंगा। हाँ, भले आपको ये वीडियो मिलेगा तो 1 शॉट में मिलेगा। तो अभी जस्ट अभी बताऊंगा ना, थोड़ा आगे बताऊंगा, थोड़ा आगे आपको पता चलेगा एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या, इतने बेहतर तरीके से, इतने एलेबोरेट करके, इतने एक्सप्लेन वे में आपको बताऊंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब आपको आ भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सर ये क्या कर दिया सर, ये तो हमको आ गया सर, आई एम द वॉरियर सर, आ गया सर, मेरे को मजा आ गया सर, थैंक यू वेरी मच सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं सर, मेरे को आप समझा दिए, ऐसा आप बोलोगे। तो थोड़ा मेरे पर विश्वास कर लो यार, ठीक है, थोड़ा विश्वास कर लो। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, इसीलिए हम ये चैप्टर लेके आए। क्लास 9 का ये पहला वीडियो है, ठीक है, मेरे चैनल पे, आई थिंक, मेरे हिसाब से। तो चलिए नोट कर लीजिए।